हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेसिकली आज की क्लास का एम हमारा ये है कि जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ऑर्गेनिक समझने में प्रॉब्लम आ रही है, या वो पढ़ तो रहे हैं, या वो ट्यूशन क्लासेस ले रहे हैं, या वो जिस भी तरीके से उसको पढ़ रहे हैं, बट जब क्वेश्चंस करने की बारी आ रही है या रिएक्शंस लिखने की बारी आ रही है तो वो कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ऑर्गेनिक की रीजनिंग में वो आंसर नहीं कर पा रहे हैं कि रीज़न क्या होगा। वो पहचान नहीं पा रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल कब है, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, कौन फास्ट रिएक्शन देगा, कौन स्लो रिएक्शन देगा, कब रिएक्शन एडिशन होती है, कब न्यूक्लियोफिलिक है। तो इन सारी बातों का जवाब छुपा है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा। तो क्लास 11th की जो केमिस्ट्री हुआ करती थी, तो अब आप ये ना सोचें कि हमें पहले सर क्लास 11th की केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है। क्लास 11th की वो बेसिक केमिस्ट्री मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ जो क्लास 12th के लिए यूज़ होने वाली है। तो आज का टॉपिक हमारा यही होने वाला है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर क्लास 12th फ्रॉम क्लास 11th। तो क्लास 11th की जितनी बातें जानना यहाँ पर नेसेसरी है वो हम समझेंगे। फिर उसके बाद आप देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने में आपको कितना ईजी हो जाएगा, तब उनसे हम याद करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही हम इसको नाम देंगे बेटा। तो सबसे पहले हम याद करेंगे इंटरमीडिएट के बारे में। इंटरमीडिएट हर एक चीज़ आपको समझाई जाएगी ताकि आगे जब आप रिएक्शंस को समझो, पढ़ो, तो आप वहाँ पे कनेक्ट कर पाओ कि यार ये ऐसा क्यों हुआ है। और कई सारी मैकेनिज्म बेटा आप लोग अपने मन से अप्रोच कर सकते हो जब ये चीज़ें आप लोग सीख जाओगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम क्या बात करते हैं, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या होता है बेसिकली, जब कोई रिएक्शन चलेगी आगे तो उसके बीच में कुछ कंपाउंड्स बन रहे होंगे तो उन्हें बोलेंगे इंटरमीडिएट। ठीक है, तो बेटा इंटरमीडिएट हमारे होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल। देखो इन चीज़ों को बिल्कुल भी आप जल्दीबाजी ना करें, समझने के लिए आराम से देखें। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी है तो एक बार सुनते हुए चलें, चाहे स्पीड बढ़ा लें वीडियो की। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप टाइम वेस्ट करें, स्पीड बढ़ा लें, बट एक बार गो थ्रू हो जाए सारी चीज़ों से। तो बेटा इलेक्ट्रोफाइल का नोटेशन रहेगा ई पॉजिटिव और न्यूक्लियोफाइल का नोटेशन रहेगा NU नेगेटिव। अब चाहे उस पर जेन्युइनली पॉजिटिव चार्ज हो या फिर ना हो, राइट। बेटा इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का मतलब सर हमें उनके ऊपर लोन पेयर दिखाई देगा और कई बारी हमें नेगेटिव चार्ज दिखाई देगा विद लोन पेयर। तो बेसिकली उनके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे। अब नेगेटिव चार्ज के साथ दिखे या सिंपल इलेक्ट्रॉन दिखाई दे। फॉर एग्जांपल आपने कहा सर OH नेगेटिव, तो OH के ऊपर नेगेटिव है और आप जानते हैं कि यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही आपके पास NH3 न्यूट्रल है बट लोन पेयर प्रेजेंट है, ROH अल्कोहल। तो ये बेटा आपके न्यूक्लियोफाइल होते हैं, राइट। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के लिए कुछ 2-3 कंडीशंस हैं कि कब वो डेफिशिएंट हो सकता है। पहला ये है कि सर उसका ऑक्टेट कंप्लीट ही ना होता हो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। बहुत सिंपल, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट ना होता हो। फॉर एग्जांपल BCl3, बोलो बोरॉन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 3। 3 Cl से शेयरिंग करके मिल गए होंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो इट इज अ 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ये 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बनना चाहेगा, राइट। ऐसे ही हमारे पास एग्जांपल है AlCl3 जो काफ़ी ज़्यादा यूज हो रहा है ऑर्गेनिक में, कि Al के लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे होते हैं पता है ना, एटॉमिक नंबर 13, 2, 8, 3, राइट। तो 3 + 3 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6।
तो बेटा ये आपके क्या है, आपके इलेक्ट्रोफाइल है, जिन्हें हम जानते हैं लुईस एसिड के नाम से। किस नाम से जानते हैं बेटा? लुईस एसिड। जो एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं लुईस एसिड। ये जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं लुईस एसिड, राइट। दूसरा, सेकंड कंडीशन क्या है बेटा? सेकंड कंडीशन ये है कि ऑक्टेट तो कंप्लीट हो, बट जो इलेक्ट्रोफाइल जिसको हम बोलना चाह रहे हैं वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा आ जाए। फॉर एग्जाम्पल CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बेटा। तो कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम बात करें तो कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो 4 ऑक्सीजन से आ गए, शेयर करने से 2 यहाँ से आए, 2 यहाँ से आए, तो ऑक्टेट तो कंप्लीट है बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ऑक्टेट कंप्लीट है। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिससे वो इलेक्ट्रॉन अपने साइड खींच रहा है और उस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ रहा है और कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो ये मिस्टेक भी बहुत करते हैं बच्चे। मैं ऑफलाइन क्लासेस में देखता हूँ, मैं बोलता हूँ बच्चों से बार बार, बेटा यहाँ पर जब तक बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है तब तक आप रियल में नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं लगाओगे, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, यानी कि डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव। तो आप लोग भी इस बात का ख्याल रखें कि अभी बॉन्ड ब्रेक होते हुए दिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शिफ्ट, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं ऑक्सीजन के साइड, कम हो रहे हैं कार्बन के साइड, रियल में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगाने हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या हो गई, फिर इलेक्ट्रोफिलिक हो गई है। ऐसा ही एग्जाम्पल है SO3, सल्फर ट्राईऑक्साइड। सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट है, इनफैक्ट ज़्यादा है। सल्फर के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और देखो 2 2 4 2 6 12 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 12 इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा हैं ऑक्टेट से, बट फिर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इस सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो रहा है, जिससे ये भी डेफिशिएंट हो रहा है। क्लियर हुआ? तो इलेक्ट्रोफाइल्स डायरेक्टली इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, BCl3 AlCl3 13 ग्रुप के आपको एलिमेंट मिल जाते हैं। दूसरा है कि ऑक्टेट तो कंप्लीट हो, इवन एक्सपेंडेड ऑक्टेट हो सकता है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से किसी एक सेंटर एटम पे या किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा हो, यानी कि उसे नीड हो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, तो वो भी आपका कैसे एक्ट करेगा, एज अ इलेक्ट्रोफाइल, राइट। थर्ड एग्जाम्पल है, मैं यहाँ बना देता हूँ इसे क्योंकि न्यूक्लियोफाइल में कुछ ज़्यादा है नहीं। थर्ड एग्जाम्पल होता है एम्प्टी ऑर्बिटल्स, या हम कह सकते हैं एम्प्टी d ऑर्बिटल्स, कि जिनके पास d ऑर्बिटल खाली होते हैं वो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में FeCl3 बहुत देखते हैं बेटा, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, ठीक है, इसे हम बहुत देखते हैं। तो यहाँ पर FeCl3 में क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पर d ऑर्बिटल खाली है। अगर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आप निकालेंगे तो वो निकलेगी Fe+3, ठीक है। तो Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26, 3d6 4s2। अब 3 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो 3d5, तो d5 है हमारे पास, वहाँ पे और इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आगे भी ऑर्बिटल खाली है, 4s खाली है हमारे पास। तो जिनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो वो भी कई केसेस में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो पहचान लोगे इलेक्ट्रोफाइल। पहला, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ हैं। इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशन ये है, हो कैसे सकते हैं सर, उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो सकता है सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन कम हो सकते हैं सर, उनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो सकता है तो भी वो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये सारी केसेस उन्हें क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल में कुछ नहीं है। न्यूक्लियोफाइल्स को ही लुईस बेस कहा जाता है। लुईस बेस, बोलो बेटा क्या बोलते हैं, लुईस बेस। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं वो लुईस बेस, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं वो लुईस एसिड कहलाते हैं, राइट। तो न्यूक्लियोफाइल में सिंपल है, जो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे जिनके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपको दिखते हैं वो एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क कर सकते हैं। OH नेगेटिव, NH3, Cn नेगेटिव, तो ये सारे आपके न्यूक्लियोफाइल में आ जाते हैं। उसके बाद एक और इंटरमीडिएट आता है जिसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन करने की हमें नीड नहीं है, लेकिन ये वर्ड कहीं पे सुनाई दे तो आपको ऐसा ना लगे कि सर ने तो बताया ही नहीं। रेडिकल्स। तो बेटा रेडिकल्स भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो बेसिकली ये भी इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही है, ठीक है। रेडिकल्स क्या होते हैं आपके, इलेक्ट्रॉन
डेफिशिएंट, लेकिन इनकी कहानी थोड़ी अलग है। रेडिकल का मतलब एक ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना, एक ऑड इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल हमारे पास CH3 है, उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कैसे? देखो, जैसे मान लीजिए पहले ये CH4 था, CH4 कुछ ऐसे तरीके से हो, तो इस CH4 में 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हैं और 4 ही हाइड्रोजन के हैं। तो हाइड्रोजन ने कहा मैं तो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा हूँ, तो अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन बचेगा इसके ऊपर एक, कौन सा? कार्बन का इलेक्ट्रॉन। तो बेटा इसे बोलते हैं रेडिकल्स या फ्री रेडिकल्स कहा जाता है। क्लियर हुआ? तो इन्हें रेडिकल्स कहा जाता है। ऐसी Cl है, Cl पे एक इलेक्ट्रॉन है। अब कभी कभी बच्चे सोचते हैं Cl पे एक ही इलेक्ट्रॉन है। Cl पे देखो, Cl और Cl बॉन्ड बनाते हो तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके लास्ट में, एक बॉन्डिंग में यूज़ हो गया तो कितने बच गए? 6 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं। अब अगर रेडिकल बन रहा है बेटा तो ये Cl का इलेक्ट्रॉन भी उसे वापस कर दिया जा रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा दिखाई देगा। तो मैंने कहा ना ऑड इलेक्ट्रॉन, तो Cl पे 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ठीक है, Cl को आप ऐसे दिखा देते हो बस, क्योंकि हम तो रेडिकल को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो ये कहानी है। तो मेन फोकस आपका किस पे रहेगा? इलेक्ट्रोफाइल पे, देन न्यूक्लियोफाइल। रेडिकल बस देख लिया, याद हो गया। आज के लिए इतना काफ़ी है कि रेडिकल को हमने देख लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे हम कि हमारे पास कौन कौन से रिएक्शंस के टाइप्स होते हैं। तो इसको आप लोग अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे, ऐसे ही कुछ डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं लिखनी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में। तो बेटा ये पहचानना भी बहुत ज़रूरी है कि आप रिएक्शंस को पहचान पाएँ कि वो इलेक्ट्रोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, क्या है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो बेटा हम पहले डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। सब्स्टिट्यूशन, जिसके बारे में आप पहले ही चैप्टर में पढ़ते हो, SN1 SN2, वो तो सारी क्या है? सब्स्टिट्यूशन। तो मैं बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूँ, पहले अपने दिमाग से निकाल दो थोड़ी देर के लिए SN1 SN2, बिल्कुल सिंपल, कि अगर हमें पहचानना हो सब्स्टिट्यूशन तो क्या है। तो बेटा सब्स्टिट्यूशन होते हैं 2 टाइप्स के। एक होता है न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि मैं इनके अंदर तो जा ही नहीं रहा हूँ, मैं 12th के बारे में तो बोल ही नहीं रहा हूँ अभी आपसे कुछ, क्योंकि उसके बारे में तो सारे लेक्चर अपलोडेड हो चुके हैं। तो वो अपने देखने वहीं से आ जाना होता, तो वहाँ से देख के कर लिया होगा आपने, इस वीडियो में आ ही नहीं रहे होते आप। तो न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक, तो इस बार एकदम फील लेना है ऑर्गेनिक का, फिर हम आगे आपको सिखाते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, कैसे हम ख़त्म करेंगे ऑर्गेनिक का जो खौफ बनाया हुआ है ऑर्गेनिक ने। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है बेटा? मैंने कहा कि मेरी जगह किसी और को सब्स्टिट्यूट कर दो, मतलब मेरी जगह कोई और टीचर आके मेरे इंस्टीट्यूट पे पढ़ा ले, मतलब यहाँ इंस्टीट्यूट पे आकर अगर कोई और मेरी जगह आ जाए, रिप्लेसमेंट हो गया मेरी जगह। ठीक है, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक, उसका क्या मतलब है देखते हैं। पहला एग्जांपल ले लेते हैं हम, RCH2Cl। इसकी रिएक्शन मैंने कराई बेटा OH नेगेटिव से, और Cl को हटा दिया यहाँ से, Cl नेगेटिव को हटा दिया और क्या लगा दिया? OH, Cl नेगेटिव बाहर। ओके बेटा, OH नेगेटिव क्या है? सर OH नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है। तो क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? बिल्कुल है सर, कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हुआ है एक न्यूक्लियोफाइल का। ऐसे ही OH नेगेटिव की जगह ये हो सकता था कि Cn नेगेटिव होता, तो OH की जगह यहाँ पे Cn आ जाता, तो भी आप यही बोलते। तो अगर न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो उसे बोलोगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इसको पहुँचने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, जो आप हेलो एल्केन्स पे पढ़ते हो SN1 SN2, तो उस पर हम बात नहीं कर रहे, हम तो पहचान रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक है या नहीं। उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है? जैसे ये है आपके पास बेंजीन, बेंजीन के पास हर कॉर्नर पे हाइड्रोजन होता है, राइट। अगर मैं कहूँ आपसे बेटा इस रिएक्शन में Cl पॉजिटिव ऐड हुआ है, क्या ऐड हो रहा है? Cl पॉजिटिव, कि इस हाइड्रोजन को हटाओ और Cl पॉजिटिव के फॉर्म में आया है,
और यहाँ आके वो जुड़ गया है, ये बन गया क्लोरोबेंजीन। तो बेटा Cl पॉजिटिव क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल। Cl पॉजिटिव क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल। कहाँ से आया उस पर मत जाओ, ये आपको अगर पता चल गया तो पहचान लोगे ना। अगर मैं बोलता हूँ बेटा NO2 पॉजिटिव जुड़ता है इसमें, तो आप समझ जाओगे इलेक्ट्रोफिलिक है, ठीक है। वो पहचानना सीख लोगे धीरे धीरे, क्योंकि रिएक्शन का एग्जाम्पल पूरा अभी वो नहीं लिखा है हमने, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास हाइड्रोजन है और आप बोलते हैं कि सर NO2 पॉजिटिव जुड़ेगा, तो नाइट्रोबेंजीन बन जाता है, नाइट्रेशन बोलते हैं इसे, ऊपर वाले को क्लोरीनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो NO2 है वो NO2 पॉजिटिव के फॉर्म में आ रहा होता है। ऐसे ही फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे बेंजीन पे जोड़ा है बेटा CH3 पॉजिटिव के फॉर्म में, तो ये रिएक्शन भी क्या कहला रही होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर हुआ, सिंपल, कि न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये 5 ही रिएक्शन तो होती है, याद हो जाती है। एक होता है हेलोजिनेशन, जिसमें हेलोजन्स ऐड होते हैं, तो बेटा ये सारी मैं बोल देता हूँ अभी। इलेक्ट्रोफिलिक में आती है एक हेलोजिनेशन, जिसमें हेलोजन पॉजिटिव के फॉर्म में ऐड होता है। दूसरी आती है नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में कौन जुड़ता है, NO2 पॉजिटिव, ठीक है। फिर आता है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। एल्काइलेशन में जुड़ता है एल्काइल यानी कि CH3 पॉजिटिव, एसाइलेशन में जुड़ता है CH3CO पॉजिटिव। तो ये सारे पॉजिटिव के फॉर्म में जुड़े होते हैं, ठीक है। सल्फोनेशन पे फिर किसी दिन बात करेंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होता है SO3, कोई पॉजिटिव नहीं। SO3 मैंने एग्जांपल अभी समझाया था कि SO3 क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, राइट। तो देखो कनेक्ट हुआ नहीं हुआ, तो अब वहाँ पे तुम कनेक्ट कर सकते हो, हाँ सर ने तो सिखाया था कि SO3 इलेक्ट्रोफाइल है, तो हमें कोई पॉजिटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कहानी है टाइप्स ऑफ रिएक्शन में किसकी, सब्स्टिट्यूशन की। अब बात करते हैं एलिमिनेशन की। तो बेटा अब बात करते हैं एलिमिनेशन की। तो एक बार बेटा आप ऑनेस्टी के साथ बेसिक्स सीखो, इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्गेनिक का गेम प्लान कैसे रहेगा, हम आगे वो कैसे इसे कंप्लीट करेंगे। तो एक बार साथ में कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद ट्रस्ट मी आपको रिवीजन के लिए भी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो मैं बच्चों से हमेशा ही बोलता हूँ कि रिवीजन के लिए बार बार वीडियो देखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बार अच्छे से पढ़ लो, चाहे उस टाइम पे थोड़ा सा टाइम लगा लो, हाथों हाथ नोट्स बना लो, फिर बार बार देखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। बार बार देखना है तो अपने नोट्स देखो, इनकेस कहीं भूल जाते हो तो वहीं पे जाके देखो, ऐसा नहीं कि पूरा ही देख लेते हैं, इतना टाइम नहीं होता बेटा, ठीक है। इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। माना कि इसमें हमारा नुकसान है, लेकिन ये सारी चीज़ें बस फ़ायदे और नुकसान के लिए नहीं है, ठीक है। इन सबसे ऊपर चीज़ें हैं, तो उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं बेटा। तो अब बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की। तो एलिमिनेशन का मतलब समझ में आ रहा है, कुछ एलिमिनेट हो रहा है, कोई ऐड नहीं हो रहा है, किसी को किसी की जगह सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं, एलिमिनेट हो रहा है, बाहर जा रहा है, बस कोई आ नहीं रहा है, सिर्फ बाहर जा रहा है। एलिमिनेशन में यही तो होता है ना। तो एलिमिनेशन जो होते हैं बेटा, वो होते हैं अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन और गामा एलिमिनेशन। तुम्हारा फोकस रहेगा किस पे, बीटा एलिमिनेशन पे। एग्जांपल देते हैं, CH3 CH2 Cl, इसकी रिएक्शन कराई जाती है एल्कोहलिक KOH से, एल्कोहलिक KOH से। अब अल्फा कार्बन क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप का नेक्स्ट कार्बन, अल्फा उसका नेक्स्ट बीटा। तो ये जो K है बेटा, वो इस Cl के साथ चला जाए और OH यहाँ से क्या ले जाए, एक H ले जाए, तो OH और H H2O, K और Cl KCl, तो बीच में क्या बन गया, एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो बेटा क्या कोई ऐड हुआ है, आंसर इज नो। क्या कोई सब्स्टिट्यूट हुआ है, आंसर इज नो। ओनली एलिमिनेशन हुआ है, Cl का एलिमिनेशन हुआ है और यहाँ से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हुआ है। अब रही बात इसे बीटा एलिमिनेशन क्यों कहा है, सर बाहर तो अल्फा से भी हुआ है। तो बेटा जो बाद में जिससे बाहर हो रहा होगा, बाद में मतलब जैसे अल्फा से भी बाहर हुआ है, बीटा से भी बाहर हुआ है, गामा से भी बाहर हुआ है, तो नाम गामा के बेसिस पे होगा। अगर अल्फा बीटा दोनों से बाहर हुआ है तो बीटा के बेसिस पे नाम होगा। अगर सिर्फ अल्फा से बाहर हुआ है तो फिर तो अल्फा ही बोलेंगे। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बीटा एलिमिनेशन। इसी रिएक्शन को डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कहा जाता है। अब बात आई रही है तो मैं बता देता हूँ, डिहाइड्रेशन भी हुआ है और डीहेलोजिनेशन भी हुआ है। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन इज अ एग्जांपल ऑफ बीटा एलिमिनेशन। क्लियर हुआ, एलिमिनेशन हो रहा है। एक और एग्जांपल, क्योंकि तुम्हें समझना है यार बेटा,
कई बार मैं बच्चों से ऊपर वाला एग्जाम्पल देता हूँ और इस वाले एग्जाम्पल में पूछता हूँ कि बेटा इसमें देखो मैंने रिएक्शन कराई कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट ओवर है, तो यहाँ से OH चला जाता है और यहाँ से H, तो ये बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो बेटा क्या ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है? ऑफ कोर्स इट इज़ एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये डिहाइड्रेशन तो है, एलिमिनेशन ही तो हो रहा है, कोई ऐड थोड़ी हुआ है, कोई सब्सटीट्यूट नहीं हुआ है, बाहर ही तो हुआ है। तो ये भी एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो पहचानना सीखना है, रटना नहीं है। रटने के हिसाब से तो आपको बीटा एलिमिनेशन पता ही था, ठीक है। तो आपने कंसेप्ट समझना है कि सर हम देख के बता सकते हैं कि बीटा एलिमिनेशन, चाहे हमें रिएजेंट का ज्ञान हो या ना हो, अगर हमें रिएक्शन लिखी हुई दिख जाती है तो हम बता देंगे कि ये सब्स्टिट्यूशन हुआ है, ये एलिमिनेशन हो रहा है, ये न्यूक्लियोफिलिक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक है, इस तरीके से आंसर कर सकते हैं, राइट। तो ये है बेटा बीटा एलिमिनेशन। अल्फा और गामा की ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब आते हैं एडिशन रिएक्शन में, फिर रिएक्शन ख़त्म, फिर हम अपने इंटरमीडिएट्स के बारे में बात करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोमेरिक क्या होता है, मेसोमेरिक क्या होता है। चलिए तो अगला है एडिशन रिएक्शंस। इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, एक टाइम पे मुझे भी हुआ करता था कि एडिशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कब है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कब है। बड़े प्यारे सवाल होते हैं बेटा, देखते हैं। तो एडिशन रिएक्शन यानी कि कुछ ऐड हो रहा है, कोई बाहर नहीं जा रहा है, सब कुछ ऐड हो जाएगा। तो बेटा एडिशन होता है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे, क्योंकि कुछ ऐड करेंगे ना, कुछ ऐड करेंगे तो एक्स्ट्रा बॉन्ड थोड़ी बना देंगे, है ना। तो कुछ ऐड हो रहा होगा मतलब कुछ बॉन्ड ब्रेक करेंगे और उनकी जगह कोई और आ जाएंगे, तो बॉन्ड्स चेंज होंगे, क्योंकि एलिमेंट को तो हम चेंज कर नहीं सकते हैं, ये तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, किसी को बाहर नहीं कर सकते, नहीं तो एलिमिनेशन हो जाएगा। तो एडिशन करने के लिए मल्टीपल बॉन्ड होना, प्रेजेंट होना ज़रूरी है। एग्जाम्पल लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड, ध्यान से समझना है, सही इंपॉर्टेंट है, प्लस HBr। तो आप लोग जानते हैं मार्कोनिकॉफ रूल, सिंपल डबल बॉन्ड ब्रेक, एक साइड H एक साइड Br। अभी तो सिमेट्रिकल है, कहीं भी H कहीं भी Br लगा दो, तो ये बन गया CH3 और ये बना CH2 और ये बना Br। क्वेश्चन इज कि सर एडिशन तो है, लेकिन सर इलेक्ट्रोफिलिक है या फिर न्यूक्लियोफिलिक है, हम कैसे बता सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक हो रहा है या फिर न्यूक्लियोफिलिक हो रहा है, क्योंकि ये तो सिर्फ एडिशन दिखाई दे रहा है। और HBr को अगर हम बात करें तो सर H पॉजिटिव है और Br नेगेटिव है, तो इसका मतलब H पॉजिटिव तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया और Br नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी लग रहा है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी लग रहा है, लेकिन आंसर तो सिर्फ एक है, वो मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है, पहले स्टेप में HBr एक एसिड है, जैसे HCl होता है, HBr होता है, HI होता है। तो HCl है, एसिड है, क्या प्रोड्यूस करेगा, H पॉजिटिव और Br नेगेटिव। दोनों सॉल्यूशन के अंदर बन चुके हैं H पॉजिटिव और Br नेगेटिव, ठीक है। अब Br नेगेटिव अमीर है, उसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो उसे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। क्या इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए? नहीं सर, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, लेकिन इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है इस डबल बॉन्ड को तोड़कर, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होते हैं सिग्मा बॉन्ड से, तो पाई बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन दिए जा सकते हैं, जैसा बेंजीन भी करता है अपनी रिएक्शन करने के लिए। तो इसलिए पहला स्टेप ये हुआ है कि हमने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं किसको, हाइड्रोजन को, तो वो आकर यहाँ जुड़ गया, तो इसके साथ जुड़ गया, तो इसके बॉन्ड तो कंप्लीट नहीं हुए, यहाँ पे पॉजिटिव आया, उसके बाद Br नेगेटिव जुड़ा है बेटा आके। तो पहला स्टेप में कौन जुड़ रहा है, बोलो यार, बोलो, हाँ। तो पहले स्टेप में जुड़ा है इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए बोला गया है इट इज अ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, इज दैट राइट। तो इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आज से समझ जाओगे, मार्कोनिकॉफ जब भी लग रहा होगा तो वो कौन सा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। क्लियर हुआ। अब देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसके लिए देखो क्या है हमारे पास। तो हमारे पास है एक कार्बोनिल, कार्बोनिल की जगह में एक एल्डिहाइड ले लेता हूँ, CH3, C डबल बॉन्ड O और ये H। C डबल बॉन्ड O है, मल्टीपल बॉन्ड है, इसकी रिएक्शन हमने कराई HCN से। HCN अगेन एसिड है, हालांकि वीक एसिड होता है, लेकिन बनेगा तो यहाँ भी H पॉजिटिव और Cn नेगेटिव।
अब होगा क्या, आप जानते हैं सर कार्बन और ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ दो CH3, उसके बाद CO के पास क्या आ जाएगा H, C के पास क्या आ जाएगा Cn, और ये आ गया H। तो सर यहाँ भी सेम प्रॉब्लम आ गई, इलेक्ट्रोफाइल भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है। अब क्या करें, तो देखो परेशान ना हो, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दिखाई दे रहा है, बोलो बेटा। तो आप जानते हैं कि सर हाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहा है और कार्बन पे पॉजिटिव। तो कार्बन कैसा है बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक है, कार्बन को रिक्वायरमेंट है बेटा इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन देने कौन आएगा, वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटा, यही आंसर चाहिए था मुझे। Cn नेगेटिव आएगा सर इलेक्ट्रॉन देने कार्बन को। तो पहला स्टेप क्या है, फिर पहले जुड़ने वाला है Cn, बाद में आएगा H। तो कैसा एडिशन हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्लियर हुआ। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कैसे पहचाना जाता है कि पहले स्टेप में कौन ऐड हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक, पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा तो न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक। तो बेटा इन बातों का आंसर हम लोगों ने बहुत अच्छे से अब कर लिया है। अब लास्ट टॉपिक बचते हैं हमारे इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इन चीज़ों के बारे में अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो फाइनली ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद, पूरे पेशेंस से चलने के बाद, अब हम लोग पहुंचने वाले हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इफेक्ट पे, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इंडिविजुअल कुछ भी नहीं होगा, बेसिक्स का मतलब है कि सबकी कनेक्टिविटी ज़रूरी है। आप खाली रिएक्शन पहचान लो, आपको ये इफेक्ट जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो लगाना नहीं आते हैं तो कुछ नहीं होने वाला। खाली इफेक्ट आगे रिएक्शन पहचानना नहीं आती है तो फिर प्रॉब्लम आएगी, तो आधी अधूरी चीज़ के चक्कर में प्रॉब्लम आएगी। और ट्रस्ट करो ये लेक्चर ख़त्म होते होते क्लास 12th के लिए जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स आने चाहिए थे वो सब तुम्हें आते होंगे, बस तुमने ऑनेस्टी के साथ उन्हें समझाओ, उन्हें रिवाइज़ किया हो ढंग से, तो तुम सभी जगह उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से बहुत सरल शब्दों में उसे समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसा कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स आपके पास है ही, वहाँ पे कमेंट कर दो, कुछ ऐसा होगा तो वहाँ पे बता दिया जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो बेटा हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं। ठीक है, इनका यूज़ क्या है, अप्लाई क्या करना है, सब बताएंगे, क्योंकि बच्चे सोचते हैं सर कोई इंडक्टिव इफेक्ट हमारे 12th में तो आ नहीं रहा है। आ रहा है बेटा, अप्लाई तो करना है, रीजनिंग में वही लिखना है, याद करने के लिए वही लिखना है, कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। बेटा इसमें क्या ट्रांसफ़र किए जाते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होता है, सिंगल बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है +I और दूसरा होता है -I। सिंपल एग्जाम्पल समझाते हैं, तुम्हें पता है ये बेटा इंडक्टिव इफेक्ट तुम लोगों को पता है। यस, CH3 CH2 Cl, इनमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सर Cl है। तो बेटा Cl जो है अपने साइड इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, कौन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो सर Cl अपने साइड इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो उस पर आ रहा होगा पार्शियली नेगेटिव, और कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं तो उस पर आ रहा होगा पॉजिटिव। Cl ज़्यादा क्लोज इसके हैं तो इससे ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इससे Cl थोड़ा दूर हो गया है, इलेक्ट्रॉन तो इससे भी खींचेगा लेकिन इस पर आने वाला पॉजिटिव चार्ज कम होगा। यहाँ से एक बात और पता चलती है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। पहला क्या लिखा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, दूसरा लिख लो यार डिस्टेंस डिपेंडेंट। पहला ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, दूसरा डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस के साथ धीरे धीरे कम होता रहेगा। क्लियर हुआ। अब Cl इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो वो लगा रहा है -I, कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो वो लगा रहे हैं +I, एज सिंपल। क्लियर हुआ। फिर विड्रॉइंग पावर की बात करें तो विड्रॉइंग पावर में कुछ ग्रुप आते हैं, NO2 आता है, Cn आता है, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इस तरीके का ऑर्डर रहता है कि सबसे अच्छी विड्रॉइंग पावर NO2 की है, Cn की है, F नेगेटिव है, हालांकि CF3 भी आता है। तो ये ऑर्डर तो हम देख लेंगे जहाँ यूज़ हो रहे होंगे। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले ग्रुप्स को जानते हैं जो अपनी साइड इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। तो बस याद क्या रखना है, याद रखना है +I वाले। +I वाले कौन होंगे सर, कार्बन वाले, बस इतना सिंपल है सर। हाँ, जो कार्बन वाले हैं, जो एल्काइल हैं, वो सारे +I, उनको छोड़ के सब -I।
सब, इवन बेंजीन भी, हाइड्रोजन भी माइनस आई। ठीक है, तो ये कहानी है इंडक्टिव इफेक्ट की। यूज़ क्या है सर, एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। आप बोलते रहते हो ना 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल है, तो बेटा ये है। कार्बन पे पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 3 लोग अपने सिग्मा के थ्रू इसे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करने वाले सिर्फ 2 लोग हैं, और प्राइमरी में सिर्फ एक CH3 ही तो है। क्लियर हुआ? तो 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर सबसे कम होता है मिथाइल कार्बोकेटाइन CH3 पॉजिटिव। बोलो बच्चों, क्लियर है? ऐसा ही हम एनायंस के लिए बता सकते हैं कि 3 Cl लगे हैं कार्बन पॉजिटिव के साथ, 2 Cl लगे हैं, फिर एक ही Cl लगा है, तो मुझे बताओ इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? पहला वाला मत बोल देना, कार्बन पे पॉजिटिव है यार, तुम लोगों पर पॉजिटिव चार्ज है, तुम्हें इलेक्ट्रॉनों की पहले से ही कमी है, तुम्हारे पास पैसों की वैसे ही कमी है, तुमने दोस्त भी ऐसे पाल लिए हैं जो तुम्हें निचोड़ के रख देना चाहते हैं। तो बेटा ये Cl इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, कार्बन से अनस्टेबल कर रहे हैं। यहाँ पे 2 लोग हैं, यहाँ पे एक ही है। ठीक है, फिर लास्ट में CH3 पॉजिटिव, इसने ऐसा शॉक नहीं पाला है। समझ गए? तो इंडक्टिव इफेक्ट से हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को समझा सकते हैं। अब इसके बाद हम समझते हैं, अच्छा इसमें एक और एग्जांपल तुम्हें समझा देता हूँ मैं। जैसे हमारे पास है फिनॉल, फिनॉल क्या होता है? बेंजीन के ऊपर OH, ऑर्थो पोजीशन पे CH3 है, मेटा पोजीशन पे CH3 है, ऐसे ही पैरा पोजीशन पे CH3 है। सबसे देखो है तो तीनों CH3, तीनों ही इंडक्टिव इफेक्ट लगाएंगे, तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा था ना डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो इस कार्बन के पास सबसे ज़्यादा ये है, यानी कि इस फिनॉल ग्रुप पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट ये लगा रहा होगा, तो सबसे ज़्यादा डोनेटिंग ये है, फिर ये, फिर लास्ट में कौन है? पैरा है। तो डिस्टेंस के साथ इफेक्ट क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा बेटा। इसके बाद हेडिंग डाल लेंगे जल्दी से। तो ये क्लियर है ना बच्चों? अब बात करते हैं हम हाइपर कॉन्जुगेशन की, जिसको बच्चे छोड़ ही देते हैं। बहुत सिंपल है, मैं समझाता हूँ आपको। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन तो क्लास 12th के बच्चे ही समझ के समझा रहा हूँ मैं तुम्हें, कॉन्सेप्ट पूरे बताए जा रहे हैं। क्लास 12th के समझ के इन द सेंस कि कोई ऐसे डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखा रहा हूँ मैं तुम्हें चीज़ें। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या मतलब है? हाइपर कॉन्जुगेशन का, हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब ये है कि अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाने के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी, उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी उतने ही ज़्यादा होंगे। समझ गए? देखते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ पर सर? कार्बन, सॉरी, फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ पर? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बिना कार्बन के तो होगा नहीं, तो आप बोलोगे सर ये है फंक्शनल ग्रुप, तो इसका नेक्स्ट कार्बन अल्फा। समझे? फंक्शनल ग्रुप कौन हो गया? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उसका नेक्स्ट कार्बन कौन है? ये। कितने अल्फा है? तो सर अल्फा हाइड्रोजन है 3, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3। समझ गए? बना के दिखा देते हैं एक। हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है? इसी को नो बॉन्ड रेजोनेंस और बाकर एंड नाथन इफेक्ट कहा जाता है। देखो ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये टूट जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 1 नेगेटिव। H ने अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, H रहेगा पॉजिटिव के फॉर्म में, कहीं जाएगा नहीं बेटा। यहाँ मत लगा देना इसको, फिर तुम कहोगे सर उल्टा लिख दिया है बस, और क्या किया है। ठीक है, तो ये एक तरीके का कॉन्जुगेशन रेजोनेंस टाइप में ही है। ठीक है, बस इसे कहा जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस, यानी कि ऐसा आप तीनों हाइड्रोजन के साथ कर सकते हो। इसको भी ओपन करो सर, एक बार दूसरा हाइड्रोजन लेते हैं, एक बार दूसरा हाइड्रोजन लेते हैं, तो तीनों हाइड्रोजन लिए जा सकते हैं, लेकिन इनके बीच में कोई भी बॉन्ड
नहीं है, तो नो बॉन्ड रेजोनेंस रख दिया गया। तो तुम्हें उसमें जाना ही नहीं है, तुम्हें क्या चेक करना है, हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करना आ जाए सर हमें, बस क्या चेक करोगे, फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन पे अगर एक हाइड्रोजन है तो वो एल्कीन के अंदर, हाँ एल्कीन के अंदर क्या दिखाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। एल्कीन्स में ढूंढोगे ये, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन का यूज़ किया जाता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स बताने के लिए। तो अब तुम बताओगे कौन सी एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 या फिर CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH और CH3। आराम से क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप को मार्क करना है, ये अल्फ़ा ये अल्फ़ा। तो बोलो मेरे प्यारे बच्चों, अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, 6। ये रहा फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फ़ा, इसको ना भूल जाना, ये भी अल्फ़ा ये अल्फ़ा। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 3 6 3 9। तो बेटा हो गया, ख़त्म, आ गया समझ में। तो बस इन्हीं को हम सेटजेफ और हॉफमैन बोलते थे। जो स्टेबल एल्कीन होती थी उसे सेटजेफ प्रोडक्ट बोलते थे, जो लेस स्टेबल होती थी उसे बोलते थे हॉफमैन। तो बस आपने ढूंढने हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन, जिस एल्कीन में जितने अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे वो उतनी ज़्यादा स्टेबल होगी। फिर सवाल आता है एक टॉल्वीन पे, इस पे भी हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है, देखो बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। ये एल्कीन ही तो है ना, तो क्या एल्कीन का नेक्स्ट कार्बन अल्फ़ा है, बिल्कुल है, इसको हटा देते हैं। एल्कीन का नेक्स्ट कार्बन अल्फ़ा है, तो सर इसका मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन तो यहाँ भी होगा, देखते हैं फिर। ये आएगा यहाँ और बेटा ये आएगा यहाँ। तो ये कॉन्सेप्ट तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा भूलते हैं बेटा, बच्चे क्या बड़े भी भूल जाते हैं इसे। तो 2H तो रह गए, CH2, तो कार्बन ने यहाँ पर क्या जनरेट कर दिया, एक नेगेटिव चार्ज। अब देखो कमाल, इस पर नेगेटिव आ गया तो ये तो कॉन्जुगेशन रेजोनेंस चल गया, ये तो रेजोनेंस शुरू हो गया यार। तभी तो टॉल्वीन भी वैसे ही रिएक्शंस दे देता है जैसे क्लोरोबेंजीन, फिनॉल, जिनके पास लोन पेयर होते हैं। बात करेंगे अभी ऑर्थो और पैराडायरेक्टिंग कंपाउंड्स की। तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा CH2, और ये जो हाइड्रोजन है यहीं पे दिखाओगे, बस ऐसे ही घूमता रहेगा ऐसे ही। तुम्हें पहला स्टेप देखना है बस कि सर डबल बॉन्ड था, उसके नेक्स्ट कार्बन पे अल्फ़ा था, अल्फ़ा पे हाइड्रोजन थे, तो हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ। अब मैं अगर आपसे सवाल पूछूं बेटा क्या इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है, CH Cl2, तो आपका आंसर होगा यस। सर एक स्ट्रक्चर बनेगा सिर्फ, क्योंकि एक ही अल्फ़ा हाइड्रोजन है। अगर मेरा सवाल हो बेटा क्या इसमें बन सकता है CCl3, तो आप बोलोगे सर सॉरी अब नहीं बना सकते। अब अल्फ़ा कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन को देखना होता है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इसे हम बता सकते हैं। लास्ट तो लास्ट अब हम बात करते हैं रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट की। तो उससे पहले हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ठीक है। तो बस ये बेसिक सीख रहे हैं, उसके आगे तो मैं बताता हूँ फिर कैसे चलने वाली हैं चीज़ें, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऑर्गेनिक सीखोगे बढ़िया से एकदम। चलो लास्ट, तो जितनी मेहनत करनी है GOC में कर लेना, ठीक है। एक बार सारी चीज़ें बना लो, इसी को बार बार देखो, पढ़ो उसको बार बार, ठीक है, तब तक बिल्कुल छप ना जाए दिमाग में। ऑर्गेनिक अगर करनी है तो ये GOC एक साथ मिल के आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इंडक्टिव इफेक्ट कहीं पे लिखा हुआ देखा तो आप ढूंढ रहे हो इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ सब कुछ चलना चाहिए एक साथ, तब बात भेज में आएगी बढ़िया। बात करते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक या फिर रेजोनेंस, मेसोमेरिक या फिर रेजोनेंस इफेक्ट। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं बच्चों कॉन्जुगेशन के बारे में। स्पेलिंग काफ़ी ख़राब लिख देते हैं हम, तो उस चीज़ को इग्नोर कर दिया करो। कॉन्जुगेशन, तो बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन घुमाना सबने सीखे, क्योंकि आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो इतना होपफुली आप लोग इतनी चीज़ें समझते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो बना के तुम्हें एक बार दिखाई दूंगा फिर भी। तो कॉन्जुगेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हो, ठीक है, एक पैटर्न में। तो सबसे पहला तरीका क्या है बेटा कॉन्जुगेशन का,
कि कब कब कॉन्जुगेशन होता है। थोड़ी देर रेजोनेंस भूल जाओ, कॉन्जुगेशन ही है वो भी। तो कॉन्जुगेशन कब होगा? जब आपके पास डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। एक कॉन्जुगेशन का तरीका तो यह है, ठीक है, जिसे आप बेंजीन से रिलेट कर सकते हो। सर बेंजीन में भी तो ये होता है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो कॉन्जुगेशन है। तो डबल बॉन्ड लगा दिया हमने, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, तो बेटा ये कॉन्जुगेशन होगा यहाँ पे, यानी कि ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकता है, तो यहाँ पे रेजोनेंस बन सकता है इसका CH2 CH, बीच में डबल बॉन्ड आ गया है, फिर ये CH2, लास्ट वाले कार्बन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, पहले वाले ने लूज कर दिए हैं, कॉन्जुगेशन है। ऐसे ही बेंजीन, डबल सिंगल यही तो है, तो आप बोलते हो सर उल्टा भी लिख सकते हैं फिर हम, डबल सिंगल डबल, यानी कि डबल बॉन्ड घूम रहे हैं। तो पहला कॉन्जुगेशन तो ये हो गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऐसा कुछ चल रहा होगा, तो वो होगा बेटा आपका कॉन्जुगेशन। दूसरा पॉइंट, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड के बाद लोन पेयर हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड के बाद हो सिंगल बॉन्ड, फिर लोन पेयर, यानी कि डबल बॉन्ड फिर गैप फिर लोन पेयर। एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH, वेट सॉरी पहले ठीक लिखा था, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पे ही क्या हो, लोन पेयर प्रेजेंट हो, ये है देखो। अभी देखना मैं बड़े एग्जांपल को कैसे रिलेट कराऊंगा तुम्हें। डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पे लोन पेयर है, तो आप बोलोगे सर लोन पेयर आ सकता है, ऐसा मत कर देना शिफ्ट, लोन पेयर दोगे ना किसी को, ठीक है, उसे थोड़ी चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसा बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, CH2 कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, गेन किए हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, तो कैसा चार्ज, पॉजिटिव। ऐसे ही डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पर एक और एग्जांपल देख लेते हैं, OH लगा दिया, तो ये OH के इलेक्ट्रॉन भी किस में चले गए, कॉन्जुगेशन में चले गए। क्लियर हुआ? अब इसका एक बेहतरीन एग्जांपल तुम्हें दिखाऊं मैं, देखो, फिर एप्लीकेशन सिखाएंगे। फिनॉल, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पे लोन पेयर है या नहीं, बोलो मेरे प्यारे बच्चों, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पे लोन पेयर, तो आ गया देखो कॉन्जुगेशन में, ठीक है। ऐसे ही बेंजीन के ऊपर NH2 एनिलीन, तो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पे लोन पेयर तो यहाँ भी है, तो सर यहाँ भी आ जाएगा कॉन्जुगेशन में। तो पहला क्या, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल सिंगल चलता रहे। डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन नेक्स्ट अगर लोन पेयर है तो वो भी कॉन्जुगेशन में होगा। तो बेटा डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पे लोन पेयर का एक ही तरीका थोड़ी होता है, ऐसा भी हो सकता है कि डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पे लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज। एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 नेगेटिव, ये देखो। तो नेगेटिव का मतलब भी यहाँ पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, हमें तो लोन पेयर दिखाई दे रहा है, हमें क्या करना है उससे, ठीक है, ये आया और ये यहाँ चला जाएगा, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। CH2 लास्ट पहले वाले इस वाले ने गेन कर लिया है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है। सवाल है क्या सर इस पर कोई चार्ज आएगा, यस, इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो पॉजिटिव आ रहा होगा, लेकिन नेगेटिव पहले से है तो न्यूट्रल हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने ये रेजोनेंस के तरीके सीखे हैं। एक लास्ट, अगर डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे या नेक्स्ट एटम पे कोई पॉजिटिव चार्ज है तो बेटा वो भी कॉन्जुगेशन में है, यानी कि वो भी स्टेबल है। लेकिन पॉजिटिव को शिफ्ट मत करना, ये एरो किसको दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को, तो इस बार एरो यहाँ से आएगा, ये डबल बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन देंगे हम इसे, ये क्लियर हुआ? तो बोलो एक बार, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पे क्या है, अगर कोई लोन पेयर है तो
डबल बॉन्ड है, उसके नेक्स्ट पे कोई ऐसा एटम है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड है, उसके नेक्स्ट पे कोई ऐसा एटम है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये सभी आपस में कॉन्जुगेशन दिखा रहे होंगे। क्लियर हुआ? तो ये तो हुआ कॉन्जुगेशन। अब एक एग्जांपल और दे देते हैं इसमें, बोलो क्या यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है या नहीं है? बोलो। देखो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पे पॉजिटिव, तो ये मिल जाएगा इसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से नीचे से। इसको बोलते हैं बेंजाइल कार्बोकेटायन, जो कि काफ़ी स्टेबल होता है, 3rd डिग्री कार्बोकेटायन से भी ज़्यादा स्टेबल। अभी ऑर्डर लिखा देंगे, चलो लिखा देते हैं। बेंजाइल कार्बोकेटायन, फिर आता है एलाइलिक कार्बोकेटायन CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 पॉजिटिव। उसके बाद आते हैं बेटा 3rd डिग्री, जिनको तुम बिल्कुल हवा में सोचते हो कि 3rd डिग्री 1 डिग्री तो सबसे अच्छे हैं। तो फिनाइलिक बेंजाइलिक, एलाइलिक, और उसके बाद 3rd डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। अब बस थोड़ा सा काम और रह गया इसमें, ठीक है? तो मैं जल्दी जल्दी इरेज कर दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो पीछे करके देख सकते हैं उसे। अब जो हेडिंग हमने डाली है उसके नाम की हम बात करते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट। तो बेटा ये भी 2 टाइप का होता है, एक होता है +m या जिसे +r कह देते हैं, और दूसरा होता है -m या फिर -r। तो बेटा अगर कोई एटम या ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा हो तो उसको बोलेंगे प्लस मेसोमेरिक, अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा तो -m बोलेंगे। जैसे ये हमारे पास फिनॉल है, मैं जानना चाहता हूँ कि फिनॉल में जो OH लगा है ये ऑक्सीजन कैसा इफेक्ट दिखा रहा है। तो आप कहोगे सर डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पे लोन पेयर है, लोन पेयर रिंग की तरफ आएंगे और बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। आई होप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आते हैं। डबल बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए इसने, और यहाँ पे आ गया O और ये H, इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर था तो लोन पेयर उसने दे दिए। तो ये कैसा दिखा रहा है ऑक्सीजन यहाँ पर? प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट, -m वाला दिखाते हैं। तुम्हारे पास बेंजीन के ऊपर लगा है C डबल बॉन्ड O और ये H, क्या लगा है? बेंजल्डिहाइड, ठीक है? तो बेंजल्डिहाइड में क्या हो रहा है? क्या कार्बन के पास लोन पेयर है? नहीं है सर, दे ही नहीं सकता है। लेकिन हाँ सर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड चल रहा है और कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ऑक्सीजन की साइड को शिफ्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन और नीचे से ऊपर आ रहे हैं। तो ये रिंग से खींच रहा है बेटा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन रिंग से खींच रहा है। ऐसा ही है C ट्रिपल बॉन्ड N ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नीचे से इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ आएंगे। तो ये कैसे ग्रुप है बेटा? -m इफेक्ट दिखाने वाले। और जिनके पास लोन पेयर है, तो ऐसे याद रखा जाता है, जिनके पास लोन पेयर है वो रिंग को डोनेट कर सकते हैं, जिनके पास लोन पेयर है वो रिंग को डोनेट कर सकते हैं, तो वो दिखाते हैं प्लस मेसोमेरिक। जिनके पास कोई लोन पेयर नहीं है, इनफैक्ट उनके साथ ऐसे लोग जुड़े हैं जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन खींच रहे होंगे, तो वो कौन सा इफेक्ट दिखाएंगे? -m। इसका एक स्टेप और बना देता हूँ मैं। तो बेटा इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे O नेगेटिव आ गया, यहाँ पे H, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर गए तो यहाँ कमी हो गई इलेक्ट्रॉन की, तो कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज आ गया है। यहाँ पे कैसा चार्ज आ रहा था? नेगेटिव आ रहा था। इसी का एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं। इस पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देने के लिए आप यहाँ से जाओगे, तो ये डबल बॉन्ड O नेगेटिव और ये H, ये डबल बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? रेजोनेंस बनाना मेरा काम नहीं है बेटा, रेजोनेंस नहीं सिखा रहा हूँ इस क्लास में। अगर रेजोनेंस में भी आपको प्रॉब्लम है तो उसको अलग से सर्च करके रेजोनेंस सीखो, या मैं उसका लिंक आप लोगों को नीचे दे दूंगा। ये सारी चीज़ें पहले भी सिखाई हुई है। यहाँ पे तो हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेटर करने के लिए, बिल्कुल ऐसे छोटे बच्चों की तरह सीखने के लिए नहीं, ठीक है? एकदम अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। तो अब यहाँ से मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, एप्लीकेशन क्या है कि सर OP डायरेक्टिंग कंपाउंड्स क्या होते हैं, कि कब जब हम नाइट्रेशन कराएं, सल्फोनेशन कराएं, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएं, तो वो ग्रुप जाकर ऑर्थो पैरा पे लगेंगे या मेटा पे लगेंगे। तो ये बहुत ही बेसिक मिस्टेक रहती है बच्चों की, बेसिक एकदम। तो अब देखो, अगर फिनॉल है और मैं बोलता हूँ बेटा इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन है हमारे पास, NO2 पॉजिटिव है सर, हमारे पास CH3 पॉजिटिव है, राइट, हमारे पास Cl पॉजिटिव है, हमारे पास काफ़ी सारे हैं, ठीक है?
तो अगर फिनॉल की रिएक्शन NO2 पॉजिटिव से हो रही हो तो NO2 पॉजिटिव कहाँ जाके जुड़ेगा, ऑर्थो। इसी को आगे बढ़ाओगे तो नेगेटिव चार्ज और कहाँ बनता है, पैरा पोजीशन पे बनता है। तो ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो, तो ये पॉजिटिव जाके जुड़ेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। लेकिन अगर इसकी रिएक्शन इससे कराई जाए, बेंजिल्डिहाइड पे देखो ऑर्थो पोजीशन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और ये भी कैसा है, समझे। तो ये तो रिपेल करेगा ना यार, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो कैसे जाके लगेगा वहाँ पर, इसको तो इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। तो बेटा पॉजिटिव चार्ज जहाँ नहीं हो सकता है वहाँ पे थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, और वो कौन सी पोजीशन है, मेटा। देखो पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पे आ रहा है, फिर पैरा पे आ रहा है, फिर ऑर्थो पे आएगा। लेकिन मेटा पोजीशन ऐसी है, ये वाली पोजीशन ऐसी है जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल को लगना ही है तो वो कहाँ जाके लगेगा, मेटा पोजीशन पे। समझ गए। तो क्या करना है, अगर तुम्हें पहचानना है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड्स कौन से होते हैं और मेटा डायरेक्टिंग, तो तुम्हें क्या देखना है कि क्या बेंजीन से जुड़े हुए एटम पर, बेंजीन से जुड़े हुए एटम पर लोन पेयर है। अगर लोन पेयर है तो वो रिंग को इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ऑर्थो और पैरा को एक्टिव करेगा, जिससे इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे लगेगा। अगर बेंजीन से जुड़े हुए एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है, उसके साथ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ऐसा कुछ दिख रहा है, तो वो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा और मेटा डायरेक्टिंग होगा, यानी कि वो तो ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज रख रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा होगा। तो कोई भी एग्जाम्पल नए आए, कॉन्सेप्ट यही लगेगा। सारे एग्जाम्पल याद करने की कोई नीड नहीं है। कभी भी एग्जामिनर आपसे खेले CCl3 कैसा है बताओ, बेंजीन के ऊपर CCl3, क्या कार्बन पे कोई लोन पेयर है, सर नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन है, सर नहीं है। तो 3 Cl लगे हुए हैं उसके साथ, तो वो भी कैसा है आपका, मेटा डायरेक्टिंग है। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आप लोग बताएंगे ज़रूर कि वीडियो कैसा लगा है, और लाइक करे बिना ना जाए अगर कुछ भी हेल्प आपकी इससे हो पाई है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आगे के टारगेट मैं आपको धीरे धीरे बताते चलूँगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कैसे अप्रोच करने वाले हैं, ठीक है। वैसे लेक्चर्स तो सारे अपलोडेड हैं, उसकी प्लेलिस्ट में आपको दे दूंगा, लेकिन इस बार हम कुछ अलग तरीके से लेक्चर्स नहीं पढ़ेंगे, हम लोग उनको अलग तरीके से डिवीज़न करेंगे। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। पहले आप ये देखें, इसको करें, आगे की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है उसके ऊपर ही अगला वीडियो होगा, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आगे की क्लासेस। ऑल द वेरी बेस्ट। तो पढ़ाई करते रहो, हैप्पी लर्निंग।